हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त। और आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूरिन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्लिनिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल यूरिन प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ। जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके अंदर प्राइमरी क्या कंसिस्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो नॉर्मली जो यूरिन होता है उसके अंदर वाटर, यूरिया और सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। अब यदि हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ यूरिन। ठीक है, ये जो इसका वॉल्यूम होता है यूरिन का, उसके सबसे ज्यादा जो होता है कुछ, तो वो होता है हमारा जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है वो हमारा वाटर का होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें यूरिया के बारे में, तो यूरिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, यूरिया क्या है? वेस्ट है। ठीक है, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट produced by the liver during the breakdown of प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के टाइम में जो होता है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन जो है कि वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये याद रखना, लीवर के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसको जो है यूरिन के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी से। अब यदि हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो इसको आप टेबल सॉल्ट कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को, ये हमारा क्या है? टेबल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट है और ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है जो मेंटेन करता है जो बैलेंस है फ्लूइड का बॉडी के अंदर, उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ठीक है, और ये भी एक्सक्रीट होता है हमारे यूरिन के थ्रू, जो है एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम प्रोटीन और बिलिरुबिन के बारे में बात करें तो ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमारे यूरिन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है, पेशेंट विथ डायबिटीज मेलाइटस हैव यूरिन विथ। जो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होंगे उनके यूरिन में आपको पूछा जाए उसके वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, दोनों चीज। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन डी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जो भी डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका रीजन क्या है? तो एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ब्लड में होना। ठीक है, और जब एक्सेस ब्लड में यदि होगा तो वो यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है, उस वजह से ऐसा होता है। ये भी डाल सकते हैं, ड्यू टू द एक्सेस ग्लूकोज इन द blood being excreted in the urine। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है वो एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर करने के लिए वो किडनी जो है वो बार बार जो है यूरिन को पास करेगा। ठीक है, जिससे जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और डायबिटीज मेलाइटस के केस में जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और इसका रीजन भी वही है कि जो लेवल होता है ग्लूकोज का वो इंक्रीज हो जाता है उस वजह से। ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल के इंक्रीज होने के वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अपॉन स्टैंडिंग एट रूम टेम्परेचर यूरिन पीएच, यदि हम रूम टेम्परेचर पे स्टैंड करके रखते हैं, यूरिन को रखते हैं, तो वहां पे काफी टाइम यदि हो जाए तो वहां पे क्या हो सकता है, जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, तो पीएच इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक रीजन क्या है, यहाँ पे आयन, जो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है यदि हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो वहां पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अमोनियम आयन फॉर्मेशन, बस इतना याद रखना है कि अमोनियम आयन जो फॉर्मेशन होता है उसके वजह से जो पीएच है वो चेंज होता है या इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें होता क्या, अमोनियम आयन के जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो यूरिया जो है वो अमोनिया में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि यूरिया तो हमारा होता ही है यूरिन में, यूरिया जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है अमोनिया में। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरिन का पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच रेगुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, जो एडीएच है, एडीएच इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये जो हार्मोन है ये किडनी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, कि जब ये रिलीज होता है तो ये क्या करता है कि ये जो वाटर है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो ब्लड स्ट्रीम में जो वाटर होंगे, वाटर के ये जैसे कि यूरिन, किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो वाटर होंगे उसके साथ जो वेस्ट होंगे उसको बाहर निकालना। लेकिन एडीएच की वजह से क्या होता है कि जो वाटर, एक्सेस वाटर यदि कुछ है तो उसको वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट होंगे उसको अलाउ करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है उसको वो रीअब्सॉर्ब बैक कर ले और ब्लड स्ट्रीम में डाल दे। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो वाटर होगा वो बॉडी के अंदर जो है वाटर बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो एक्सेस वाटर लॉस से बच सकते हैं इंसान। ठीक है, तो एडीएच का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो है ये डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है ग्लूकोज, पोटेशियम और कैल्शियम के, कैल्शियम को, बाद बाकी ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को ये करता है। ठीक है, डायरेक्टली रेगुलेट करता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बोल रहा है कि यदि एक 16 साल की गर्ल है और ये डिसाइड करती है कि वो स्टार्वेशन डाइट पे जाए, यानी बिल्कुल कुछ बिना खाए पिए रहे, और एक हफ्ते के बाद जो उसके बॉडी के अंदर जो है उसके यूरिन में कौन सा सब्सटेंस पाया जाएगा ये पूछा जा रहा है आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कीटोन है वो हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है जो स्टार्वेशन की कंडीशन में। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी जो है वो जो फैट होता है उससे एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है फैट का एनर्जी के लिए, जिसका जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्शन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो याद रखना है कि कीटोन जो है वो बाय प्रोडक्ट है फैट मेटाबॉलिज्म का, याद रखना है, कीटोन आर बाय प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये स्मॉल अमाउंट में यूरिन में प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट इन द यूरिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कीटोन है वो बाय प्रोडक्ट है फैट मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम स्टार्वेशन की कंडीशन में होते हैं तो जो बॉडी है वो फैट से ही एनर्जी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के लिए। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
तो जिस वजह से क्या होता है, स्टार्वेशन डाइट में क्या होता है, जो बॉडी होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी लेता है, जिस वजह से जो प्रोडक्शन होगा कीटोन का वो बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल मे बी फाउंड इन एसिडिक यूरिन? एसिडिक यूरिन में कौन सा क्रिस्टल पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होगा वो पाया जाएगा हमारे एसिडिक यूरिन में। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट को फॉर्म करता है। ठीक है, तो कैसे करता है? आपको पता है कि जो ऑक्सलेट है वो कॉमन कंपोनेंट होता है बहुत सारे फूड का। ठीक है, इस चीज को समझिए, ऑक्सलेट जो है इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ मेनी फूड्स। ठीक है, और जब ये कंबाइंड होता है कैल्शियम के साथ, जो यूरिन में जो कैल्शियम होता है उसके साथ जब ये कंबाइंड होता है तो वहां पे वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड इट combines with calcium in the urine, it can form crystal। ठीक है, और यही जो क्रिस्टल है ये कंट्रीब्यूट करता है किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप में यदि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे रिस्क है किडनी स्टोन के फॉर्मेशन होने के। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following caste is most indicative several renal disease? अब पूछा जा रहा है कौन सा कास्ट जो है वो मोस्ट इंडिकेटिव है रेनल डिजीज के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सी कास्ट। ठीक है, जो वैक्सी कास्ट होता है वो मोस्ट इंडिकेटिव होता है बहुत सारे रेनल डिजीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेनल टेब्यूल्स होता है उसके डैमेज को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसके होने का मतलब है कि जो प्रोटीन है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो कास्ट है वो काफी स्मूथ होता है, साइनी अपीयरेंस होता है, और ये क्रोनिक किडनी डिजीज से भी एसोसिएटेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। इंड स्टेज किडनी डिजीज इससे भी एसोसिएटेड होता है। तो आपको याद रखना है कि जो वैक्सी कास्ट होते हैं वो सीवियर जो किडनी रीनल डिजीज होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which of the following is a primary reagent in copper reduction tablet? जो copper reduction tablet है उसमें पूछा है कौन सा प्राइमरी जो रिएजेंट होंगे वो कौन से होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो प्राइमरी रिएजेंट है कॉपर रिडक्शन टेबलेट की। इसका रीजन क्या है, जो कॉपर सल्फेट होगा उसका इस्तेमाल जो किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में कॉपर आयन के सोर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो कॉपर रिडक्शन टेबलेट होता है ये क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करता है कॉपर आयंस को प्रोवाइड करने के लिए जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, तो इस वजह से जो मेन कंपोनेंट हो जाएगा, जो प्राइमरी रिएजेंट हो जाएंगे कॉपर रिडक्शन टेबलेट के, वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Which of the following is an abnormal crystal described as a hexagonal plate? आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एब्नॉर्मल क्रिस्टल है जिसको हेक्सागोनल प्लेट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टीन। जो सिस्टीन है वो एब्नॉर्मल क्रिस्टल है जो डिस्क्राइब किया जाता है उसको हेक्सागोनल प्लेट के रूप में। तो जब ये सिस्टीन क्रिस्टलाइज होता है तो ये फॉर्म होता है एक फ्लैट 6 साइडेड स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, और जो टायरोसिन है, ल्यूसीन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कोई टिपिकली
फॉर्म है, हेक्सागोनल प्लेट फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, जब ये क्रिस्टलाइज होते हैं तो, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिस्टीन है वो हेक्सागोनल प्लेट फॉर्मेशन करता है जब वो क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Which cell is most commonly associated with the vaginal contamination? Vaginal contamination में कौन सा सेल जो है वो बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वैमस, ठीक है। जो स्क्वैमस सेल होते हैं वो आपको जो है वेजाइनल कंटामिनेशन में दिख जाएंगे। जो स्क्वैमस सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, थिन सेल होते हैं, याद रखना है, फ्लैट थिन सेल्स, और ये आउटर लेयर जो होगा वेजाइनल वॉल का उसको ये तैयार करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है जो स्क्वैमस सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जो आउटर लेयर होता है वेजाइनल वॉल का वो तैयार इसी के द्वारा होता है, ठीक है। that make up the outer layer of the vaginal walls। ये नेचुरली ये सेट हो जाते हैं, ठीक है, और एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। इस वजह से जब हम एग्जामिन करते हैं वेजाइनल सैंपल को तो वहां पे इसकी प्रेजेंस जो है वो दिख जाएगी हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, नॉर्मल में कंसीडर करते हैं, कोई अब नॉर्मल नहीं है ये। और बाद बाकी जो ऑप्शन है जैसे व्हाइट है, ट्रांजिशनल है, ग्लिटर है, ये सब कॉमनली एसोसिएटेड नहीं होता है वेजाइनल कंटामिनेशन में, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।